अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा कंपनीज एक्ट 2017 का फर्स्ट लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा बेसिक डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का जो उस वक्त तैयार किया जाता है जब हम कोई कंपनी बना रहे होते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, जैसा कि कंपनी का नाम हो गया, उसके शेयर होल्डर्स का नाम, कितने शेयर होल्डर हैं कंपनी के अंदर, कंपनी की लोकेशन क्या है, कंपनी बनाने का मकसद क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। हर चीज़ जो है वो उस कंपनी की उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी जाती है और देन उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाया जाता है बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है और तभी बनाया जाता है जब कंपनी बनाई जाती है, उसी टाइम पे इसको बना के रजिस्टर करवाया जाता है। और ये डॉक्यूमेंट, ये मेमोरेंडम जो है, कंपनी की पावर्स और लिमिट्स को असाइन करता है, यानी बताता है कि इस कंपनी की इतनी पावर्स है, इतनी लिमिट है, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकती, इस लिमिट के अंदर अंदर रहकर इस कंपनी को अपना काम करना है। नेक्स्ट अब हम इसमें मीनिंग देख लेते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। उसमें उसने कहा है अ डॉक्यूमेंट दैट मस्ट बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज बाय अ पर्सन विशेस टू सेट अप न्यू कंपनी। यानी कि अगर कोई पर्सन नई कंपनी बनाना चाह रहा है, नई कंपनी बनाना चाहता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट रेडी करेगा, उसके अंदर सारी डिटेल कंपनी की लिखेगा और उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाएगा थ्रू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो उस डॉक्यूमेंट को हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40। इसमें उसने कहा है कि मेमोरेंडम का मतलब है कंपनीज का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये ओरिजिनल भी हो सकता है और अल्टर्ड भी हो सकता है। अब ओरिजिनल का मतलब होगा कि जब कंपनी बनाते हुए हमने जो मेमोरेंडम तैयार किया था वो ओरिजिनल है, लेकिन अगर बाद में सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं कि हमें उस मेमोरेंडम में चेंज करना पड़ा है, तो उस सूरत में जो अल्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा उसको भी हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इसमें है कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें हम सबसे पहले पर्पस देख लेते हैं। पर्पस ऑफ मेमोरेंडम है कि इट enables द शेयर होल्डर, creditors and all those who are concerned with the company to know what is permitted range of company। यानी जो भी लोग कंपनी से एसोसिएटेड हैं, कंपनी से जुड़े हुए हैं, उन सबको पता चल जाए कि कंपनी की कितनी रेंज है, कंपनी की कितनी पावर है, किस हद तक कोई कंपनी काम कर सकती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें उसने कहा है कि ये प्रिंटेड फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए, यानी इसकी जो डिटेल्स हैं वो पैराग्राफ फॉर्म में दी हुई हो और साइंड होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट। और जो भी लोग कंपनी से रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं, उन सब लोगों के उसके ऊपर सिग्नेचर्स होने चाहिए। सब्सक्राइबर्स का मतलब यहाँ पे यही है कि जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं उन सबके उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें वो कहता है कि इट इज़ कंसिडर्ड एज अल्टरेबल डॉक्यूमेंट, यानी इसमें हम बाद में चेंजिंग कर सकते हैं टाइम टू टाइम, बट इसमें जो चेंजिंग्स की जाएंगी वो बाकी सब लोगों की मर्जी से की जाएंगी, यानी जो बाकी एसोसिएट पर्सन है उस कंपनी के, उन सब की मर्जी से, उन सब की रजामंदी से। और थर्ड पे उसने कहा है एंड विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, उनकी इजाज़त के साथ हमने इस डॉक्यूमेंट को चेंज करना है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है क्रिएशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी हम इसको बनाएंगे कैसे, क्रिएट कैसे करेंगे। इसमें उसने कहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज टू बी फाइल्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी जब हम कंपनी बना रहे हैं उसी टाइम पे हमने इस डॉक्यूमेंट को तैयार करना है और इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रजिस्टर करवाना है। नेक्स्ट अब हम क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ लेते हैं। इसमें 6 क्लॉजेज होती हैं, यानी कि ये डॉक्यूमेंट 6 चीज़ों के बारे में बात करेगा, 6 टॉपिक्स के ऊपर हमें डिटेल प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट क्लॉज जो है वो है नेम क्लॉज। दिस क्लॉज स्टेट्स द नेम ऑफ द कंपनी। इसमें कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है। इसमें उसने कहा है कि कंपनी कोई भी नाम चूज कर सकती है, बट वो नाम पहले किसी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड कंपनी से मिलता जुलता ना हो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कोका कोला की कंपनी है, तो कोई और पर्सन इसी नाम के ऊपर, इसी लोगो के ऊपर सेम कंपनी नहीं खड़ी कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी और बंदे के नाम पे, किसी और पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड है। नंबर थर्ड पे उसने कहा है कि कंपनी का जो भी नाम होगा XYZ, उसके नाम के आगे लिमिटेड का वर्ड हमने ज़रूर यूज़ करना है। इस लिमिटेड का मकसद क्या होगा, इसमें वो कह रहा है कि शेयर होल्डर्स को ये पता चल जाए कि उनकी लाइबिलिटीज़ जो हैं उनके शेयर्स तक लिमिटेड है, यानी जितने उनके शेयर
शेयर्स हैं उस हद तक ही वो किसी चीज़ के लिए लायबल होंगे उस कंपनी में। नेक्स्ट अब हम नेम क्लॉज में रिस्ट्रिक्शंस को देख लेते हैं कि जब भी हमने किसी कंपनी का नाम रखना है तो उसके लिए हमें क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्या पाबंदियाँ होंगी। अब रिस्ट्रिक्शन में उसने कहा है कि ऐसे वर्ड्स जो किसी गवर्नमेंटल पावर को या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को इंडिकेट करते हों या स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के साथ वो वर्ड्स एसोसिएट करते हों, हम उन वर्ड्स को अपनी कंपनी के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जिस तरह से रॉयल है, इम्पीरियल है, स्टेट है, रिजर्व बैंक है, म्यूनसिपल चार्टर है, ये इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो स्पेसिफिकली किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी को इंडिकेट करते हैं। तो जब हम अपनी कंपनी का नाम रखेंगे तो हम इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है कि अगर कोई इन वर्ड्स को यूज़ करना चाहता भी है कंपनी के नेम में तो फिर वो कमीशन की परमिशन लेगा पहले। अब नेम क्लॉज का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपेयरेंस ऑफ नेम। अब यहाँ पे उसने कहा है कि ये जो कंपनी का नाम है ये हर उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे वो कंपनी काम कर रही है। यहाँ जहाँ पे कंपनी का बिजनेस कैरी ऑन है उस प्रीमिसेस के ऊपर एंट्रेंस पे वो नाम लाजमी लिखा होना चाहिए। या जो डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो बिल्स हैं, जो नोटिसेस दिए जा रहे हैं, जो चेक्स वगैरह हैं या जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हैं उस कंपनी की तरफ से, उन सब के ऊपर उस कंपनी का नाम लाजमी तौर पे मेंशन किया जाए ताकि पता चल जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इस कंपनी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वो है चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी, कि अगर हमने कंपनी का नाम बाद में चेंज करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे उसने कहा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से, यानी एक मीटिंग बैठे उसके अंदर सारे जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी से एसोसिएटेड पर्सनस हैं, वो सब उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास करें। उसके बाद रजिस्ट्रार का एक रिटन अप्रूवल लें। उसके बाद अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा और उसको लगता होगा कि ये किसी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड कंपनी का ऐसा नाम नहीं है पहले, तो फिर वो उसको रजिस्टर कर देगा और एक सर्टिफिकेट जो है वो कंपनी को दे देगा कि अब आपका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लॉज है वो है सिचुएशन क्लॉज, यानी कि कहाँ पे कोई कंपनी मौजूद है। इसमें उसने कहा है कि इट इज़ नोन एज डोमिसाइल क्लॉज, यानी हम इसको डोमिसाइल क्लॉज भी कह सकते हैं। और इस क्लॉज के अंदर कंपनी की जो बिजनेस प्लेस होती है उसके बारे में लिखा जाता है कि कंपनी किस शहर में किस जगह पे काम कर रही है। नेक्स्ट उसने कहा है कि कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी होना चाहिए, यानी अगर कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, मुख्तलिफ शहरों में काम कर रही है, लेकिन उसका एक हेड ऑफिस होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और रजिस्ट्रार को उस रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस का पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है सिचुएशन क्लॉज में वो है चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर हम कोई रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, उसकी प्लेस चेंज करना चाहते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा। अब यहाँ पे भी उसने दो सिचुएशंस बताई हैं। पहली है प्रोविंस टू प्रोविंस अगर चेंजिंग करवानी है तो उसने कहा है कि सारे जो शेयर होल्डर्स हैं, एसोसिएटेड पर्सनस जो हैं, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। और दूसरा उसने कहा है कि वो कमीशन की परमिशन के साथ अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो सिचुएशन है वो है फ्रॉम टाउन टू टाउन। इसमें उसने कहा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, और दूसरा जो है वो रजिस्ट्रार को नोटिस देंगे कि हम अपनी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको चेंज करना चाहते हैं। और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा तो फिर वो उनको एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा और देन रजिस्ट्रार की परमिशन से वो अपने हेड ऑफिस को किसी दूसरी जगह पर रजिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसमें उसने कहा है कि ये जो क्लॉज है ये हमें कंपनी के पर्पस के बारे में बताता है कि कंपनी किस लिए खड़ी की गई है, किस लिए कंपनी बनाई गई है। यानी अगर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिख दिया है कि कंपनी ये काम करेगी, देन वो उससे आगे मूव नहीं कर सकती। कंपनी का जो पर्पस रजिस्टर है उस रजिस्टर्ड पर्पस से वो आगे नहीं जा सकती। और ऑब्जेक्टिव क्लॉज का एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद ये भी होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर्स को। यानी शेयर होल्डर्स जब अपना पैसा कंपनी में लगाते हैं तो उनको इंश्योर किया जाता है कि आपसे जो हमने अमाउंट ली है वो रिस्क पे नहीं है। यानी आप बेफिक्र हो जाएं, जिस मकसद के लिए हमने आपसे पैसा लिया है हम आपका पैसा उसी मकसद में लगाएंगे, उसी बिजनेस में लगाएंगे और हम आपके पैसे को ज़ाया नहीं होने देंगे, किसी और मकसद में यूज़ नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्लॉज का नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें उसने कहा है द कंपनी कैन हैव एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट कॉन्ट्ररी टू लॉ। यानी कोई भी काम कंपनी कर सकती है लेकिन वो कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यानी कंपनी जो बिजनेस करी है वो लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इफेक्ट, यानी अगर कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव से हट के कोई काम कर लिया तो उसकी क्या इफेक्ट है, उसकी क्या वैल्यू है। इसमें उसने कहा है कि ये अल्ट्रा वायर्स होता है, यानी बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी होता है, अनलॉफुल होता है, वॉइड होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फोर्थ क्लॉज है लाइबिलिटी क्लॉज।
ये क्लॉज जो है वो कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटीज़ हैं उनके साथ डील करती है। यानी जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, शेयर्स लगाए हैं, वो अपने शेयर्स तक ही उस कंपनी में लायबल होंगे। कि पर्सनली उनको लायबल नहीं ठहराया जाएगा, बट जितने उनके उसमें शेयर्स हैं उस कंपनी में, उन शेयर्स की हद तक वो लायबल होंगे। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। उसने कहा है कि अगर प्राइवेट कंपनी में 2 से कम मेंबर्स हैं और पब्लिक कंपनी में 3 से कम मेंबर्स हैं और वो 6 महीने से ज़्यादा के ड्यूरेशन के लिए कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और उनको इस बात का पता भी है कि उनके नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो कम है और वो 6 महीने से ज़्यादा के लिए काम कर रहे हैं, और अगर कल को उनको कोई लॉस हो जाता है कंपनी में या कंपनी के कोई कर्ज वगैरह देने हैं, तो उस सूरत में उनको पर्सनली लायबल भी ठहराया जा सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो हमारी 5th क्लॉज है वो है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में हम वो सारा पैसा लिखते हैं जो हमने किसी कंपनी को बनाने में लगाया हुआ होता है। यानी जब कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो जो पैसा लगाया जाता है उस कंपनी को बनाने में, उस पैसे को कहते हैं कैपिटल। अब वो पैसा इतना ज़्यादा होता है कि वो एक पर्सन नहीं लगा सकता। ऐसा नहीं है कि लगा नहीं सकता, लेकिन यूजुअली कोई एक पर्सन लगाता नहीं है, उसमें डिफरेंट लोगों का शेयर होता है। तो उस कैपिटल में डिफरेंट लोगों का जो शेयर होता है उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। और जितना शेयर कैपिटल हम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में लिखवा लेते हैं, हम उससे ज़्यादा शेयर्स मार्केट में इशू नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैपिटल क्लॉज में 5 लाख रुपए एज अ शेयर कैपिटल लिख दी हैं, तो फिर मैं सिर्फ 5 लाख तक के शेयर्स जो है वो मार्केट में इशू कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसी के लिए ऑथोराइज किया गया है। और अगर मैं मार्केट में 10 लाख के शेयर्स इशू करती हूँ तो वो अल्ट्रा वायर्स होगा, यानी बियॉन्ड द पावर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी कंपनी के लिए 5 लाख रुपए चाहिए तो मैं 5 लाख रुपए के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में इशू कर दूंगी। मैं उनको 10 इक्वल शेयर्स में डिवाइड कर दूंगी और हर शेयर जो है वो 50,000 रुपए के इक्वल होगा। अब शेयर इशू करने का मतलब क्या होगा कि मुझे कंपनी के लिए 5 लाख रुपए चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं शेयर्स इशू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, मेरी कंपनी से शेयर खरीदो, पैसा लगाओ, उसके बदले में मैं आपको प्रॉफिट दूंगी। वो जो शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो इसमें उसने कहा है कि हमने अपनी कंपनी का जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है वो भी लिखना होता है, किस तरह से हमने उसको डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है वो भी लिखना होता है, किस तरह से हमने उसको मार्केट में इशू करना होता है शेयर्स को, वो भी हमने उसमें कैपिटल क्लॉज में मेंशन करना होता है। नंबर 6 पे जो हमारे पास क्लॉज है वो है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसमें वो कहता है कि ये क्लॉज जो है वो सब्सक्राइबर की विलिंगनेस से, रजामंदी से डील करती है, कि वो जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स वही होंगे जो उस कंपनी में शेयर होल्डर हैं जो पैसा लगा रहे हैं, तो वो जो लोग हैं उनकी रजामंदी को, विलिंगनेस को शो करता है कि वो लोग डिज़ायरस हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो कंपनी बनाएं, उसमें पैसा लगाएं और उनके जो नाम है उसके सामने उनके रिस्पेक्टिव जो शेयर्स होते हैं, जितना पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया होता है, वो उनके नाम के सामने लिखा जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन। इसमें कहता है कि विटनेसेस की प्रेजेंस में जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर सिग्नेचर्स करेंगे। और नेक्स्ट उसने ये कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रिंटेड होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए, और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं या अदर जो एसोसिएट पर्सन है कंपनी के साथ, उन सबको ये डॉक्यूमेंट डिलीवर किया जाए, दिया जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि कंपनी की क्या बॉर्डर लाइन है, क्या कंपनी की पावर्स हैं, कंपनी क्या काम कर रही है, यानी कंपनी के बारे में उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये डॉक्यूमेंट उन सबको देना चाहिए। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।